नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृत सानिध्यम। मैं CS चौधरी एक बार फिर से आपके बीच हूं 30 का तड़का लेकर के। और आज हमारा टॉपिक है मित्रों छंद ज्ञान का दूसरा टेस्ट। इस टेस्ट सीरीज का ये 18वां टेस्ट है जिसमें हम छंद प्रकरण का दूसरा टेस्ट या 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। मित्रों, इससे पहले छंद का एक और टेस्ट मैं आपका ले चुका हूं जहां मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से छंद पहचानना सिखाया था। तो उस वीडियो को जिसने नहीं देखा है तो जरूर देखें। वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मित्रों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का 30 का तड़का टॉपिक रहेगा छंद। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, रीट विद्यार्थियों के लिए संस्कृत सानिध्यम पुस्तक बहुत ही उपयोगी है जिसमें संपूर्ण सिलेबस को व्यवस्थित तरीके से दिया हुआ है। आप पुस्तक को पढ़िए और अभ्यास करिए, निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो चलिए मित्रों, पुस्तक आपको पढ़नी है, अभ्यास करते रहना है। हम शुरू करते हैं आज का 30 का तड़का पहले क्वेश्चन के साथ में। यह आपको बता देना चाहता हूं, हमारी एक ऑब्जेक्टिव बुक भी है जिसमें रीट के लिए स्पेशली 3132 यानी 3132 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और साथ के साथ 15 मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं। तो आपके को अभ्यास करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है, बस आप मेहनत करते रहिए। चलिए पहले प्रश्न पर, समीचीनम विकल्पम नास्ति, जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प समीचीन नहीं है। ध्यान रखना, पूछा गया है समीचीनम विकल्पम नास्ति, कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से आदि लघुगण यगण, मध्य लघुगण रगण, अंत्य लघुगण तगण सर्वे समीचीनः सन्ति। इस प्रश्न को समझो। इसमें पूछा गया है कि ऐसा वर्ण जिसके आदि में लघु वर्ण आता हो, ऐसा गण जिसके मध्य में लघु वर्ण आता हो और ऐसा गण जिसके अंत में लघु वर्ण आता हो। क्या ये तीनों हैं? तो इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे? इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना है, इसकी मात्राएं लगा लो। तीनों गण आपके सामने हैं, इनकी मात्राएं लगा दो, आप अपने आप पहचान जाएंगे। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, तुक्का नहीं लगाना है, मात्रा लगा करके ही आंसर आपको देना है। जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प सही नहीं है, और अगर हैं तो फिर क्या तीनों ही ठीक हैं? तरीका क्या है? मात्रा लगाएं। यगण अगर आपको इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करना है तो नहीं भूलना है यमाता राजभान सलगा, क्योंकि यही वो सूत्र है जो हमें मात्रा लगाने में, गण बनाने में सहायता करने वाला है। यगण की मात्राएं होती है मित्रों यमाता। तो देखिए यगण में अंत के दोनों वर्ण तो गुरु हैं, अंत के दोनों वर्ण तो कैसे हैं? गुरु हैं। आदि यानी पहले वाला जो वर्ण है वो लघु है। कैसा है? लघु है। हमसे पूछा गया था आदि अर्थात पहले वाला लघु गण कौन सा है। तो देखो यगण ऐसा है जिसमें दो वर्ण तो गुरु हैं, लेकिन आदि अर्थात सबसे पहले वाला जो वर्ण है वो लघु है, और इसी कारण यगण को क्या कहा जाता है? इसी कारण यगण को आदि लघु गण कहा जाता है, अर्थात ये मेल सही है। मध्य लघु रगण है क्या? रगण की मात्रा लगाइए राजभा। रगण की मात्राएं क्या होंगी? गुरु, लघु और गुरु। तो इसके देखिए मध्य में लघु आ रहा है, आगे पीछे दोनों गुरु हैं, और हमसे पूछा गया मध्य लघु गण। तो निश्चित रूप से मध्य लघु गण कौन सा होता है? रगण ही होता है, दूसरा कोई गण मध्य लघु नहीं हो सकता। तगण अंत्य गुरु है क्या? देखते हैं अंत्य लघु, तो तगण की ताराज, तगण की मात्राएं लगाई आपने। तो यहां जो अंतिम वर्ण है वो कैसा है? लघु है। और हमसे पूछा गया था अंत्य लघु गण तगण, बिल्कुल है। ऐसी प्रश्न में घबराना नहीं है। आप जो गण दिया हुआ है उसके गण के ऊपर उसका जो लक्षण है यमाता राजभान सलगा, इससे मात्राएं लगा लीजिए। और मात्रा लगा करके देखिए आदि लघु, क्योंकि दो वर्ण भिन्न होंगे, इसमें क्या होगा? दो वर्ण जो होंगे वो भिन्न होंगे, मध्य लघु और अंत्य लघु, बाकी सभी गुरु हैं। तो हम एक से तीन वर्णों में जो एक होगा उससे पहचान करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मित्रों सर्वे समीचीना संति, क्योंकि तीनों ही विकल्प जो हैं वो सही हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समीचीनम विकल्पम नास्ति, कौन सा विकल्प है जो ठीक नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प है जो ठीक
नहीं है, वापस वही पूछा गया है कौन सा विकल्प है जो ठीक नहीं है। तो बताओ मित्रों कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। आदि गुरुगण भगण, मध्य गुरुगण जगण, अंत्य गुरुगण सगण। यहां पहचान का आधार बनाया है गुरु को। किसको बनाया है? गुरु वर्ण को। तो कमेंट करो और आंसर दो क्वेश्चन नंबर डाल के। 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अ ब स द। तीनों सही है तो सर्वे समीचीना संति, और अगर तीनों में से कोई विकल्प गलत है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कौन सा ठीक नहीं है, तो अगर कोई सा ठीक नहीं है तो फिर उसका आंसर भी आपको यहीं से देना है। जल्दी से बताइए कैसे पहचानेंगे? भगड़ की मात्राएं लगाइए। भा न स, अर्थात इसका आदि गण जो वर्ण है, भगण का आदि वर्ण कैसा होता है? गुरु दे रखा है, इसका मतलब ये गण तो सही है। दूसरा जगण, ज भान, इसके मध्य में गुरु है और हमने इसको नाम क्या दे रखा है? मध्य गुरुगण, ये भी सही है। सगण, सगण की याद है तो स ल गा, यहां से देखिए क्या बनेगा? सलगा, तो इसके अंत में गुरु दे रखा है, ये अंत्य गुरु हो गया। अर्थात तीनों ही विकल्प कैसे हैं? सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मित्रों द। सर्वे समीचीना संति। आपको तुरंत से भगण भा से शुरू होगा भानस, जगण ज से शुरू होगा जभान, और सगण स से शुरू होगा सलगा। इस तरीके से मात्राएं लगा लेनी है और आगे बढ़ना है। तो इसी तरीके से आंसर्स देते रहिए। ये आपका और मेरा दोनों का हौसला बढ़ाने वाला है। समीचीनम विकल्पम नास्ति, इनमें से कौन सा विकल्प है जो ठीक नहीं है? फिर से वही गण को पहचानना है आपको। सर्व गुरु मगण, सर्व लघु नगण, मध्य गुरु तगण, और अ ब उभे, यानी अ और ब दोनों। तो पहले तो प्रश्न को देखो कि पूछ क्या रहा है। पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। तो आपको यह देख लेना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इन गण पर मात्रा लगाएंगे। तो जल्दी से मात्रा लगाओ और बताओ कि आपका आंसर क्या है। अ ब स और द में से क्वेश्चन नंबर डालना नहीं भूलना है। 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए जल्दी से। कौन सा गण सही, जो विकल्प है वो सही नहीं है? सर्व गुरु, अगर मगण का की मात्राएं आपको ध्यान है तो मा ता रा, तीनों मात्राएं कैसी होती हैं? गुरु होती हैं, और तीनों गुरु मतलब सर्व गुरु, अर्थात ये विकल्प तो भैया सही है। फिर आया नगण, न स ल, तीनों मात्राएं लघु होती हैं, और यहां कहा गया सर्व लघु, यानी सभी मात्राएं लघु। सभी का मतलब 3 ही मात्राएं होती हैं एक गण में, अर्थात ये विकल्प भी सही है। नीचे आइए, अ ब उभे, ये विकल्प सही है क्या? बताओ। अगर यहां पूछा गया था समीचीनम विकल्पम अस्ति, तब तो यह विकल्प सही हो जाता कि अ और ब दोनों सही हैं। आपसे पूछा गया नास्ति, तो लापरवाही मत करो, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। आपसे, आप में से जिसने भी इसको अस्ति पढ़ लिया ना, वो अ और ब उभे दोनों को सही कर रहा है, वो गलत है। ध्यान रखना, यहां नास्ति पूछा है, इसका मतलब ये 2 विकल्प तो सही है, तो ये तो नास्ति हो ही नहीं सकते। तीसरे पे चलते हैं, तगण। तगण की मात्राएं होती हैं ताराज, और इसकी पहचान है मित्रों अंत्य लघु। क्या है? अंत्य लघु गण कहलाएगा। और यहां पर क्या दे रखा है? मध्य गुरुगण। तो मध्य में तो गुरु है, लेकिन आदि में भी गुरु है, इसलिए गुरु से इसकी पहचान नहीं हो सकती। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा स, क्योंकि यह विकल्प ठीक नहीं है। मध्य गुरुगण जो है वो जगण है। कौन सा है? जगण है, जिसकी मात्राएं होती हैं जभान। अब इसमें देखिए जो है वो गुरु है। तो ये वाला ऑप्शन कई बार भ्रमित कर देता है, इससे बच के रहना है, सावधान रहना है, गलती नहीं कर देनी है। और जिसने कर दी है वो कान पकड़ के अपने आप से माफी मांगो। चलो अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। चौथा प्रश्न, समीचीनम विकल्पम नास्ति। आपको कितना शानदार प्रश्न है, पिछले वीडियो में बड़ा काम का प्रश्न था ये। जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। एक तरफ आपको छंद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ वर्ण दिए हुए हैं। उस छंद में कितने वर्ण होते हैं? अनुष्टुप 8, इंद्रवज्रा 11, वंशस्थ 12 और मालिनी 14। आपसे पूछा गया है कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। अस्ति पढ़ा तो मारूंगा, नास्ति पढ़ो उसको। इसका मतलब इसमें 3 विकल्प तो सही है और 1 विकल्प गलत है, और वो जो गलत है वही हमारा आंसर होगा।
तो बताओ अनुष्टुप में 8 होते हैं क्या? श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मान्ययो। तो मित्रों निश्चित रूप से अनुष्टुप में वर्णों की संख्या 8 होती है। मैंने बताया था 8 वर्णों का एकमात्र छंद है। कौन सा? अनुष्टुप। आंसर दे दो। मेरे आंसर का वेट क्यों कर रहे हो? अपना आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो और फटाफट से बताओ कौन सा विकल्प आपका आंसर होगा। इंद्र वज्र 11 होते हैं क्या? बिल्कुल 11 वर्ण होते हैं। याद करो, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौग, यानी तगण, तगण, जगण, गुरु और गुरु, इसके साथ में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, अर्थात ये विकल्प भी सही है। वंशस्थ जतो तु वंशस्थम उदीरतम जरौ, जगण, तगण, जगण और रगण के साथ में वर्णों की संख्या होती है 12। इसका मतलब ये विकल्प भी सही है। तो फिर कौन सा सही नहीं है? मालिनी, क्योंकि मालिनी में वर्णों की संख्या 14 नहीं होती मित्रों, मालिनी में वर्णों की संख्या होती है 15। फिर 14 किस में होती है? तो 14 जो वर्ण होते हैं वो होते हैं मित्रों वसंत तिलका में। किस में होते हैं? वसंत तिलका में होते हैं। इन प्रश्नों को बार बार लाने का कारण यही है कि आपको ये टिप्स पे होने चाहिए। पिछला टेस्ट आपने दिया था, आपने मार्क्स भी बताए थे मुझे 28, 27, 28, 27, लेकिन जब सिंगल टॉपिक का टेस्ट हो तो 28, 27 नहीं, 30 आउट ऑफ 30। कम क्यों? जब सिंगल टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो उसमें गलती की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, आपको अभ्यास करना है। तो विकल्प कौन सा हो गया भैया? दो विकल्प जो है वो सही नहीं है, क्योंकि यहां मालिनी के आगे वर्णों की संख्या 15 होनी चाहिए थी, और अगर वर्ण 14 है तो फिर मालिनी नहीं होना चाहिए था। कौन सा होना चाहिए था? वसंत तिलका होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ, इसी तरह आंसर देते रहो। 5वां क्वेश्चन, समीचीनम विकल्पम नास्ति। फिर से वही प्रश्न है, एक तरफ छंद दिया हुआ है, दूसरी तरफ वर्ण। अगर पिछला वीडियो ध्यान से देखा है तो चुटकियों में बताओगे, जल्दी से बताओ। उपेंद्र वज्रा में 11, उपजाति में 11, द्रुत विलंबित में 13 और शालिनी में 11। इनमें से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? जो अस्थि पढ़ रहे हैं ना उनको बहुत जोर से मारने वाला हूं मैं। अस्थि नहीं पढ़ोगे, नास्ति पढ़ो उसको। कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? तो आप बताओ। इंद्रवज्रा, उपेंद्र, उपजाति, द्रुत विलंबित और शालिनी, इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो वर्णों की दृष्टि से सही नहीं है? अपना आंसर दो क्वेश्चन नंबर डाल के 5। और मेरे आंसर का इंतजार मत किया करो, उससे पहले आंसर आ जाना चाहिए। जब मैंने बता दिया उसके बाद में क्या आंसर दे रहे हो? चलो, उपेंद्र वज्रा में 11 होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। जगण, तगण, जगण, गुरु और गुरु के साथ में उपेंद्र वज्रा में वर्णों की संख्या होती है 11। नेक्स्ट, उपजाति, बताया था ना, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है उपजाति। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है। इंद्र वज्रा में भी 11 होते हैं और उपेंद्र वज्रा में भी वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 ही होती है। शालिनी, ये भी 11 वर्णों वाला छंद है, याद है ना? मातौ गौ चेत शालिनी वेद लोक कई, यानी कि मगण, तगण, तगण और गुरु, गुरु के साथ में वर्णों की संख्या होती है 11। गलत कौन सा है? द्रुत विलंबित, क्योंकि द्रुत विलंबित में वर्णों की संख्या 12 नहीं, 11, 13 नहीं, 12 होती है। द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ, गण होते हैं मित्रों नगण, भगण, भगण और रगण के साथ में द्रुत विलंबित छंद में वर्णों की संख्या होती है 12 और आंसर दे रखा है 13। इसका मतलब हमारा सही विकल्प कौन सा नहीं है? सब विकल्प जो है वो समीचीन नहीं है, गलत नहीं करना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समीचीनम विकल्पम नास्ति, फिर से वही ऑप्शन है, समीचीन विकल्प नहीं है, छंद है और वर्ण है। तुरंत मेरे, क्योंकि आप ये टेस्ट दे चुके हो टेलीग्राम पर, इसलिए आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए। आप इंतजार किस चीज का करते हो? जल्दी से आप वो बताओ जो आपने आंसर दिया है। और जो लोग लाइव देख रहे हैं सीधा आंसर दे रहे हैं तो वो भी चुटकियों में बताएंगे। शिखरणी 17, मंदाक्रांता 17, हरिणी 17, या फिर सभी ठीक हैं? तो आपसे पूछा गया कौन सा विकल्प जो है वो ठीक नहीं है, तो बताओ मित्रों इनमें से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है, या फिर ऐसा लग रहा है कि सभी सही है? याद करो। अरे 17 वर्णों वाले छंद हैं क्या तीनों? आंसर दो और बताओ जल्दी से। शिखरणी बिल्कुल डेफिनेटली 17 होते हैं, मंदाक्रांता 17 होते हैं और हरिणी में भी 17 होते हैं। अगर आपको पिछला वीडियो याद है तो मैं बता देता हूं कि तीनों वर्णों के लिए सरल ट्रिक बताई थी कि तीनों ही छंद जो हैं
उनमें वर्णों की संख्या 17 रहेगी, लेकिन शिखरणी में जो पहला गण रहेगा वो रहेगा यगण, मंदाक्रांता में जो पहला गण रहेगा वो रहेगा मगण, और हरिणी में जो पहला गण रहेगा वो रहेगा नगण। वर्णों की संख्या 17 हो तो वर्ण गिनने से छंद नहीं पहचान पाओगे। क्या करना पड़ेगा, आपको फिर गण पे जाना पड़ेगा। तो शिखरणी की पहली 3 मात्राएं लगा देना, 17 वर्ण हो और यगण बन जाए तो डेफिनेट शिखरणी है। 17 वर्ण और पहला गण मगण बन जाए तो निश्चित रूप से मंदाक्रांता है, और 17 वर्ण और पहला गण नगण बन जाए तो निश्चित रूप से कौन सा छंद है भैया, हरिणी छंद होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न, छंद और वर्ण कौन सा विकल्प जो है वो समीचीन है, जल्दी से उत्तर बताइए। रथोद्दता 14, अनुष्टुप 11, मालिनी 15 या फिर सभी ठीक हैं। अपना आंसर दो। क्वेश्चन नंबर लिखो 7 और 7 के आगे लिख के दो अ, ब, त या फिर द, जो आपका ऑप्शन है जल्दी से आंसर दो। और जो आंसर दे रहे हैं वो आंसर देते समय ये ध्यान रखें कि यहां पूछा क्या है, कौन सा विकल्प ठीक है, नहीं है नहीं पूछा है, इस बार आपसे पूछा है। इसका मतलब इनमें से या तो कोई एक सही है या फिर ये चारों सही है। तो बताओ, रथोद्दता 14 वर्ण होते हैं क्या? रथोद्दता, शालिनी, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, ये सभी 11 वर्णों के छंद हैं। कितने वर्णों के? 11 वर्णों के। इसका मतलब ये विकल्प तो ठीक नहीं है। नेक्स्ट, अनुष्टुप सबसे छोटा छंद है, आपको बता चुका हूं, वर्णों की संख्या होती है 8, ये विकल्प भी ठीक नहीं है। तो अब आ जाओ कहां, मालिनी 15 होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। ननमया या युते यम मालिनी भोगे लोकई। तो जल्दी से बताइए कितने हो गए? 15 होते हैं। इसका मतलब आंसर आपका क्या रहेगा मित्रों? आंसर रहेगा से। जिसने इसको नास्ति पढ़ के आंसर दिया था ना, वो कान पकड़ लो, और जिसने अस्थि पढ़ करके मालिनी आंसर दिया वो अपनी पीठ खुद थपथपा सकता है। अपने आप को शाबाशी दो और आगे बढ़ो। समीचीनम विकल्पम अस्ति, छंद और वर्ण, यहां ध्यान देना है। सरगधरा 21, द्रुत विलंब शार्दूल विकीर्तम 19, शिखरणी 15, अ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 लिखो और अपना आंसर तुरंत से दो। अब तो टिप्स पे होनी चाहिए, चट से बताओ, झट से तुरंत। छंद और वर्ण, तो बताइए कौन सा विकल्प जो है वो समीचीन है, पूछा है भैया। नास्ती के भरोसे मत रह जाना, अगर नास्ती के भरोसे रह जाओगे तो गलत कर जाओगे। सरगधरा में 21 होते हैं क्या? बिल्कुल, सबसे बड़ा छंद, वर्णों की संख्या 21 होती है, एकमात्र छंद है जिसमें 21 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट, शार्दूल विकीर्तम 19 होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, 19 वर्णों का अकेला छंद है। कौन सा? शार्दूल विकीर्तम। शिखरणी, शिखरणी में वर्णों की संख्या 17 नहीं होती मित्रों, शिखरणी में वर्णों की संख्या 15 नहीं होती, 17 होती है। शिखरणी में वर्णों की संख्या 15 नहीं 17 होती है। आपसे पूछा गया ठीक विकल्प कौन से हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, ये सही नहीं है। तो इधर देखें तो बिल्कुल अ और ब दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो सही होंगे, अ और ब दोनों ही विकल्प सही होंगे। चलिए 9वां प्रश्न, आदो दत्तेषु मात्रिक छंद वर्तते। आपने छंद को अगर पढ़ा है तो वहां छंद को हमने 2 भागों में बांटा है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। ठीक है, मात्रिक और वर्णिक। तो बताइए, जाति और वृत्त, मात्रिक को जाति कहा जाता है और वर्णिक को वृत्त कहा जाता है। तो बताइए जल्दी से कौन सा छंद है जो मात्रिक छंद होता है, अनुष्टुप होता है, शार्दूल विकीर्तम होता है, आर्या होता है, या फिर अ और स दोनों होते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, जिसने सही जवाब दिया वो वास्तव में बधाई का पात्र है। तो आप में से क्वेश्चन नंबर 9 डाल के आंसर दो कि कौन सा होता है, अनुष्टुप, शार्दूल विकीर्तम, आर्या या फिर अ और स दोनों, यानी अनुष्टुप और आर्या दोनों। जल्दी बताओ, आंसर दो। अनुष्टुप मित्रों, आपको याद होना चाहिए वर्णों की संख्या 8 होती है। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो ये 8 वर्णों वाला छंद है। कितने वर्णों वाला छंद है? 8 वर्णों वाला छंद है। शार्दूल विकीर्तम वर्णों की संख्या 19 होती है। यह भी किस आधार पर निर्धारित होता है? वर्णों के आधार पर निर्धारित होता है। आर्या मित्रों, आर्या जो छंद है वो मात्रिक छंद है, क्योंकि यहां छंद का निर्धारण वर्ण गिन करके नहीं, मात्रा गिन करके होता है।
यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या, यानी जिसके पहले और तीसरे चरण में वर्णों मात्राओं की संख्या 12 हो, दूसरे चरण में मात्राओं की संख्या 18 हो और चौथे चरण में 15 हो, वो कौन सा होता है? आर्या छंद होता है। तो आंसर रहेगा स। आप में से कुछ लोग अ और स को चुनने की गलती कर सकते हैं, अगर की है ना तो गलत कर लो। ध्यान रखना, अनुष्टुप 8 वर्णों का अकेला छंद है जिसमें 8 वर्ण होते हैं, वार्णिक छंद है, मात्रिक छंद नहीं है। आंसर रहेगा स, क्योंकि आपसे पूछा गया था मात्रिक छंद कौन सा होता है। अधोदत्तेषु अष्टवर्णात्मकम छंदः वर्तते, निम्न में से 8 वर्णों वाला अष्टवर्णात्मकम, ये तो पता है ना, अभी तो बताया यार, जल्दी से इसका आंसर तो दे ही दोगे। बताओ 10वें में अ ब स द कौन सा है? अष्टवर्णात्मक का मतलब समझो 8 वर्णों वाला, जिसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 8 होती है। भैया बता दो वो छंद कौन सा है? आर्या, उपेंद्र वज्जा, शालिनी या अनुष्टुप? आर्या तो भैया कैसा छंद है मित्रों? मात्रिक है। उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं, शालिनी में भी वर्णों की संख्या 11 होती है। आंसर होगा द, क्योंकि इसमें वर्णों की संख्या होती है प्रत्येक चरण में 8, और जब प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं तो वो छंद कौन सा होता है? अनुष्टुप होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए आपको संस्कृत सानिध्यम की वस्तुनिष्ठ पुस्तक रीड के लिए, और साथ के साथ में इसमें 15 मॉडल प्रश्न पत्र भी दिए हुए हैं जो आपके अभ्यास को शीर्ष पर ले जाएगी, यानी आपकी तैयारी में कहते हैं ना कि पंख लगा देगी अगर आपने इसका अभ्यास कर लिया तो। अभ्यास जरूरी है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, अधोदत्तेषु एकादश वर्णात्मकम छंदः नास्ति, निम्न में से कौन सा एकादश वर्णों वाला छंद नहीं है? बताओ आंसर दो जल्दी से। वसंत, तिलका, उपेंद्र वज्रा, शालिनी या रथोद्गता? निम्न में से, यहां ध्यान दे लेना, आंसर देने से पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ा करो, ठीक है? एकादश, एकादश यानी 11, ऐसा कौन सा छंद नहीं है जिसमें 11 वर्ण होते हैं? तो बताओ, वसंत, तिलका, उपेंद्र वज्रा, शालिनी और रथोद्गता? रथोद्गता 11 होते हैं, शालिनी 11 होते हैं, उपेंद्र वज्रा 11 होते हैं, वसंत तिलका में 14 होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि इनमें से 11 वर्णों वाला कौन सा छंद नहीं है? तो 11 वर्णों वाला वसंत तिलका छंद नहीं है। शाबाश, इसी तरीके से आंसर देते रहिए। सरल प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। अधोदत्तेषु पंचदश वर्णात्मकम छंदः नास्ति, निम्न में से 15 वर्णों वाला छंद नहीं है। बताओ कौन सा नहीं है? जल्दी से आंसर दो। मंदाक्रांता, मालिनी, वियोगिनिया, अस, उभे? बताओ जल्दी से। 15 वर्णों वाला छंद। अब यहां क्या है? मंदाक्रांता वर्णों की संख्या कितनी होती है? 17। मालिनी की कितनी होती है? 15। वियोगिनी में कितनी होती है? वियोगिनी तो मित्रों 10 और 11 से चलता है। पहले और तीसरे चरण में तो 10 होंगे और दूसरे और चौथे चरण में वर्णों की संख्या 11 होगी। तो इसका मतलब 15 वर्णों वाला छंद कौन सा है? मालिनी। नीचे आओ, और स उभे, क्या यह आंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जिसने इसको ठीक से पढ़ा है। यहां पूछा गया है निम्न में से 15 वर्णों वाला कौन सा छंद नहीं है, तो मित्रों ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। आंसर हो जाएगा द। ए और स दोनों 15 वर्णों वाले छंद नहीं है। 15 वर्णों वाला जो छंद है वो कौन सा है? एकमात्र छंद है मालिनी। 14 वर्णों वाला वसंत तिलका होता है, 15 वर्णों वाला मालिनी छंद होता है। 13वां प्रश्न, अधोदत्तेषु द्वादश वर्णात्मकम छंदः नास्ति। 13, क्वेश्चन नंबर 13 डालो और ऑप्शन बोलो भैया, ए बी सी डी, यानी 13 में अ है, ब है, स या द है। अ वंशस्थम, व भुजंग प्रयातम, स द्रुत विलंबितम और द उपजाति। जो इस टेस्ट को भी ध्यान से देख रहा है ना, उसका भी बेड़ा पार समझो आप, क्योंकि हर प्रश्न को घूम फिर के वहीं आ रहा है, वहीं आ रहा है। एक एक प्रश्न का कई बार अभ्यास कराया जा रहा है आपको। वंशस्थ कितने होते हैं? 12। जतौ तु वंशस्थ मुदीरतम जरौ। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारई, 4 यगण के साथ में कौन सा होता है? भुजंग प्रयात। द्रुत विलंबितम आह नबहु बरऊ। तीनों में वर्णों की संख्या कितनी है? 12। हमसे पूछा है 12 वर्णों वाला कौन सा छंद नहीं है, तो ये तो तीनों 12 वर्णों वाले हैं।
उपजाति में वर्णों की संख्या होती है कितनी? 11। तो आपका आंसर हो जाएगा भैया द। आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, क्योंकि उपजाति में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और हमसे पूछा था 12 वर्णों वाला कौन सा छंद नहीं है। वसंत तिलका छंदसी वर्णा भवंती। वसंत तिलका छंद में वर्ण होते हैं। घबराना मत संस्कृत के प्रश्नों को देख करके, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वसंत तिलका छंदसी, छंदसी शब्द कहां बनता है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन बनता है भैया छंदस शब्द का। वसंत तिलका छंद में वर्ण होते हैं 12, 14, 17 या फिर 16। उक्ता वसंत तिलका तबजा जगोगे। मित्रों लक्षण याद है क्या? उक्ता वसंत तिलका तबजा जगोगे, और तबजा जगोगे यानी वर्णों की संख्या हो गई 14। तो वसंत तिलका छंद में कितने वर्ण होते हैं? वसंत तिलका छंद में मित्रों 14 वर्ण होते हैं। आंसर हो जाएगा ब। मालिनी छंदसी यति ही भवती। थोड़ा सा गहराई भरा प्रश्न, पहली बार एक अच्छा सा प्रश्न आया जो थोड़ा सा छंद के लक्षण पर निर्भर है। और आपको वर्णों की यति नहीं याद करनी है, छंद की एक एक छंद की यति याद करने मत बैठ जाना, छंद का लक्षण याद कर लेना। और लक्षण याद करोगे तो यति अपने आप याद हो जाएगी। पुस्तक पढ़ना संस्कृत सानिध्यम छंद प्रकरण में दिया हुआ है कि किस शब्द के लिए कौन सी संख्या आएगी। यानी शब्दों का प्रयोग किया जाता है संकेत के रूप में संख्यावाची शब्दों के लिए, संख्याओं के लिए। तो विस्तार से आपको समझाया हुआ है संस्कृत सानिध्य में, बस एक बार पढ़ लेना। मालनी छंद में यति होती है। अब मालनी छंद की यति कौन बताएगा? या तो वो बताएगा जिसने रट रखी है 8 7 7 8 4 10 और 6 और 8। तो पहली बात तो मित्रों यहां ध्यान रखना कि इस यति का मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि इस छंद में वर्ण कितने होते हैं। वर्ण का मतलब है मालिनी छंद में जब वर्णों की संख्या होती है 15, इसका मतलब जो यति वाले वर्ण होंगे उनका टोटल भी 15 हो जाना चाहिए। 8 और 6 14 होते हैं, हो ही नहीं सकता। 10 और 4 14 होते हैं, हो ही नहीं सकता। 7 और 8 15 होते हैं, और 8 और 7 भी 15 होते हैं, इसका मतलब ये दोनों हो सकते हैं। अब क्या करना चाहिए? इसके लिए लक्षण याद करना चाहिए। क्या याद करना चाहिए? लक्षण याद करना चाहिए। नन म य युतेयम, मालिनी भोगी लोकई, ये लक्षण है। और इस लक्षण में बताया गया है कि इसमें जो यति होगी वो कहां होगी? भोग और लोक पर होगी। किस पर होगी मित्रों? भोग और लोक पर। दो शब्द आपके सामने आया, एक तो भोग और दूसरा क्या आया? लोक। तो इसका आंसर देने के लिए आपको लक्षण कहां जाना है? संकेत चिन्हों पर, संकेत शब्दों पर। तो भोग जो शब्द है वो 8 की संख्या के लिए आता है, और लोक शब्द 7 के लिए आता है। क्रम यही रहेगा, पहले भोग आया है फिर लोक आया है। इसका मतलब यति में पहले 8 आएगा और फिर 7 आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा अ। गलती से भी 7 8 कर दिया, टोटल तो यहां भी 15 है, लेकिन गलत है। पहले 8 पर यति होगी। यति का मतलब होता है उच्चारण के समय लिया जाने वाला अल्प विराम, यानी उच्चारण के समय जब हम हल्का सा पॉज करते हैं वो यति कहलाती है। तो भोग यानी 8 और लोक यानी 7। अब ये कहां से आएगा? इसके लिए तो भैया लक्षण याद करना पड़ेगा। आपको ये याद करना पड़ेगा कि इस लक्षण में दो शब्द कौन से थे जिनसे यहां यति की पहचान कराई गई है। तो 8 और 7, भोग और लोक। और भी प्रश्न इस तरीके के आएंगे, ठीक है। शिखरणी छंद सी यति भवती। शिखरणी छंद में यति होती है, बताओ। 11 6 10 7 8 9 6 11। तो ऐसे तो पता लगना नहीं है, आंसर दो जल्दी से। और जिसने लक्षण याद कर रखा है वो तो भैया आंसर दे देगा। और मुझे आंसर चाहिए। प्रश्न नंबर लिखो 16, और 16 के आगे लिखो अ ब श द। विश्वास से लिखना, ऐसा तो करना मत तुक्के लगाने लग जाओ यार, तुक्के लगाने का समय थोड़ी है। चलो, और ऐसा ही अभ्यास मैंने इस पुस्तक में खूब कराया है, करना तो सही। जीतना है तो, जिसको जीतना है वो निश्चित करेगा, जिसको जीतना है वो निश्चित करेगा। रसई रुद्र छिन्ना
यमन सबु लागह, शिखरणी। ये लक्षण है भैया, ये लक्षण है। और इसमें कहा गया है कि जो यति होगी वो होगी रस और रुद्र पर। किस पर होगी भैया? जो यति होगी वो पहली तो होगी रस पर और दूसरी होगी किस पर? रुद्र पर। तो अगर संख्या या संकेत शब्दों को आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं निश्चित रूप से कि रस से तात्पर्य है 6 और रुद्र से तात्पर्य है 11। एकादश रुद्र, षड्रस, 6 रस और 11 रुद्र। यानी यति कहां होगी? यति होगी भैया 6 और 11 पर। यहां 11 6 भी दिया हुआ है और 6 11 भी दिया हुआ है, तो सही आंसर क्या होगा? 6 11। इससे पहचानोगे यति कहां होती है। रस 6 संख्या के लिए आता है और रुद्र 11 के लिए आता है, इसलिए यति का क्रम रहेगा 6 और 11। और टोटल देख लो 11 और 6 17। और आप जानते हैं शिखरणी छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 17। जिन्होंने सही आंसर दिया है वो चलो अपनी पीठ थपथपाओ अच्छे से। मंदाक्रांता छंदसी यति भक्ति। मंदाक्रांता छंद में यति कहां होती है? आंसर लिखो। अ ब श द टेस्ट दे चुके हो, अब तो आपको पता होगा कि आपने क्या आंसर दिया, और वही आंसर लिखना जो टेस्ट में दिया था। आंसर बदल लोगे इसका मतलब तुम टेस्ट देकर के फिर पलट पलट के देखते हो कि ये वाला कैसे है, तो ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन में तो हम क्या करेंगे, सही आंसर बताएंगे, सर को थोड़ा ठीक लगेगा। अरे मुझे ठीक लगने से कुछ नहीं होता भैया, तुम्हारा रिजल्ट ठीक होना चाहिए, ठीक है। मंदाक्रांता क्या करें अगर लक्षण याद है तो? मंदाक्रांतांबुधि रस नगैर्मो भनौ तौ गयुग्मम। ये लक्षण है भैया, दिख रहा है क्या? कलर थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा, चलो कोई नहीं, मार्कर बदल दूंगा नेक्स्ट वाले में, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, इसमें कहा गया कि मंदाक्रांता छंद में, किसमें? मंदाक्रांता छंद में अंबुधि रस और नग, क्या क्या? अंबुधि रस और नग, इन पर यति होती है। अब जिसने लक्षण को ठीक से पढ़ा है, पुस्तक को पढ़ा है, वो निश्चित बता पाएगा कि अंबुधि का मतलब क्या है। अंबुधि का मतलब है मित्रों 4, रस अभी अभी आपके सामने आए थे 6 और नग यानी पर्वत 7। तो यति होगी क्रम से 4 6 और 7 पर। अंबुधि यानी 4, रस 6 और नग 7। ऑप्शन देख लो सभी वही थे, लेकिन सही आंसर वही होगा जहां 4 6 और 7 दिया हुआ होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ब। ऐसे प्रश्न केवल और केवल तब आंसर किए जा सकते हैं जब आपने लक्षण को ध्यान से पढ़ा है। बिना लक्षण के भैया इन प्रश्नों का आंसर दे पाना संभव नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं है। लक्षण याद कर लेना। छंद की शॉर्ट ट्रिक जो थी वो केवल छंद बताने के काम आएगी। शार्दुल विक्रीड़तम छंदसी यति ही भवती, बिल्कुल वही प्रश्न है। जिस जिस छंद में यति होती है ना, मैं सारे ले आया। तो कम से कम भैया वो लक्षण याद नहीं हो तो यति ही याद कर लेना। वैसे तो लक्षण ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लक्षण से आपको सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कौन कौन से गण होते हैं या कहां यति होती है, सब आ जाएगा। फिर भी जैसा आपको ठीक लगे, आंसर सही हो जाना चाहिए अंत तो गत्वा। शार्दुल विक्रीड़तम में छंद में यति होती है, बताओ। अ 7 12 पर, ब 4 6 9 पर, स 11 और 8 पर, और द 12 और 7 पर। तो यहां आपको याद रखना है कि शार्दुल विक्रीड़तम छंद में वर्णों की संख्या होती है 19। तो यानी यति के जो वर्ण है उनका टोटल 19 होना चाहिए, लेकिन यहां तो सबका ही 19 हो रहा है। तो फिर क्या करोगे? फिर वेरी सिंपल वही करेंगे जो अब तक करते आ रहे थे, लक्षण पे चलेंगे। और याद है क्या भैया? जिसको याद है वो मेरे साथ साथ बोलो। सूर्याश्वर्य दिमह सजौ
शततगाः शार्दूल विक्रीडितम, ये लक्षण है। वर्णों की संख्या 19 होती है, लक्षण आपके सामने है। और यति योगी सूर्य और अश्व, कहां कहां यति योगी मित्रों? यति योगी सूर्य और अश्व पर। अगर आपको याद है, आपने पहला सूर्य आया हुआ है और दूसरा अश्व आया हुआ है, इन पर ही आपकी यति होने वाली है। तो मित्रों सूर्य से तात्पर्य है 12 आदित्य और अश्व से तात्पर्य है 7, पहले भी आ चुका है। तो जो यति का क्रम रहेगा वो रहेगा 12 और 7। देखो कहां है 12 7? द ऑप्शन में है, द ऑप्शन में है 12 और 7। तो यहां यति होगी किस पर? 12 और 7 पर। कहां से निकाला लक्षण? यहीं से निकाला, सूर्य और अश्व इनसे जो युक्त है, इनकी यति से जो युक्त है वो कौन सा छंद है भैया? शार्दूल विक्रीडितम। एकमात्र छंद है जिसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? 19 होती है। कितनी होती है? 19 होती है। ठीक है, यति से संबंधित संभवतः अंतिम प्रश्न होना चाहिए। सरगधरा छंदसी यति भवति, क्योंकि मैं सभी की यति ले आया जहां जहां होती है। सरगधरा छंद में यति होती है, और कोई बचा होगा तो आ जाएगा। बताओ सरगधरा में कहां होती है? पहली बात तो याद है ना, सरगधरा में वर्णों की संख्या कितनी होती है? सरगधरा में वर्णों की संख्या होती है मित्रों 21। कितनी होती है? 21। यानी यति वाले वर्णों का जो योग है वो 21 होना चाहिए। तो बताओ अ 7 8 6, ब 7 7 7 और स 6 8 7, द 8 7 6। तो बताइए कहां यति होती है? लक्षण जिसको याद है वो तो बता देगा, और नहीं तो फिर क्या करेगा? तुक्के लगाने की कोशिश करेगा। अरे इस लक्षण को याद करो और वहां देखो, त्रिमुनि यति युता सरगधरा कीर्ति त्रयम, मृभनैर यानाम त्रयेण त्रिमुनि यति युता सरगधरा कीर्ति तेयम। ये लक्षण है, थोड़ा सा बड़ा है, आप लोगों को याद करने में मुश्किल होती है, लेकिन संस्कृत का एक नियम है, जिसने उच्चारण किया है उसने याद किया है, जिसने सिर्फ पढ़ा है वो नहीं याद कर पाएगा, क्योंकि जब तक मुंह जुबान पर नहीं आएगा तब तक याद कर पाना संभव नहीं है। तो मृभनैर यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता सरगधरा कीर्ति तेयम। तो यति कहां हुई? त्रिमुनि। यानी आपकी जो यति हो रही है वो कहां हो रही है? यति हो रही है मित्रों किस पर? मुनि पर। और मुनि पर भी कितनी बार हो रही है? त्रि, यानी कि 3 बार। जहां पर 3 बार मुनियों पर यति हो, और मुनि से तात्पर्य होता है मित्रों 7। मुनि का मतलब है 7, और हमसे कहा गया कि मुनि पर 3 बार यति होगी, यानी 7 7 और 7 पर 3 बार यति होती है। वो छंद कौन सा होता है? सरगधरा छंद होता है। और आप देख लीजिए वर्णों की संख्या कितनी आ गई? वर्णों की संख्या आ गई 21। तो छंद कौन सा है भैया? छंद सरगधरा है। और सरगधरा छंद में यति होगी 7 7 7 पर। यानी मुनि शब्द किसका द्योतक हो गया? मुनि क्या बता रहा है यहां पर? मुनि कह रहा है 7। किस संख्या को बता रहा है मुनि? मुनि यहां पर 7 संख्या को बता रहा है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधोदत्तेषु अर्ध समृद्ध छंदः वर्तते, निम्न में से अर्ध समृद्ध छंद कौन सा है? अगर आपने संस्कृत सानिध्यम पढ़ी है तो मामा ने विस्तार से समझाया है कि वार्णिक जो छंद हैं उसके 3 भेद होते हैं। वार्णिक छंद के 3 भेद होते हैं। एक तो होता है समृद्ध, दूसरा होता है अर्ध समृद्ध, और तीसरा होता है विसमृद्ध। तो भैया इन तीनों में से अर्ध समृद्ध छंद कौन सा है इस ऑप्शन में? अगर आपने पढ़ा है तो बताइए। उपजातीय, मालिनीय, वियोगनीय, आर्या। इंतजार मत करो कि सर यहाँ बता ही देंगे कौन सा होता है। आप बताओ कौन सा होता है? उपजाति होता है, मालिनी होता है। आंसर लिखो अब सदा क्वेश्चन नंबर 20 डाल के। समृद्ध, आप जानते हैं मित्रों प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, जिसके चारों चरण या पाद समान हो वो तो कहलाता है समृद्ध। जिसका पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा समान हो वो कहलाता है अर्ध समृद्ध। यानी इसके जो विषम चरण है वो एक जैसे होते हैं और सम चरण जो है वो एक जैसे होते हैं। विसमृत का मतलब होता है
जहां सभी चरण यानी कि चारों चरणों में वर्णों की संख्या कैसी हो, असमान हो। तो मित्रों उपजाति छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है 11। मालनी छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है 15। आर्या छंद तो वर्णिक छंद है ही नहीं, ये तो कैसा है, मात्रिक छंद है। तो ऑप्शन बच गया स। इसमें पहले और तीसरे चरण में तो वर्ण होते हैं 10 और दूसरे और चौथे चरण में होते हैं 11 वर्ण। यानी पहला और तीसरा चरण समान होता है और दूसरा और चौथा चरण समान होता है। तो ये कैसा कहलाएगा, ये अर्ध समृद्ध कहलाएगा। तो मित्रों आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा स। ये कैसा छंद है, ये अर्ध समृद्ध छंद है, क्योंकि इसके पहले और तीसरे में चरण में 10-10 वर्ण और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। विस्मे ससजा गुरु समय सबरा लोअथ गुरुर वियोगिनी, ये इसका लक्षण है, पढ़ लेना संस्कृत सानिध्यम से। 21 इंद्र वज्रा छंदसी क्रमशः गणा भवंती, इंद्र वज्रा छंद में क्रमशः गण होते हैं। तो बताइए कौन से गण होते हैं। जगण तगण जगण गुरु गुरु, तगण तगण जगण गुरु गुरु, मगण जगण जगण गुरु गुरु, तगण जगण तगण गुरु गुरु। क्योंकि वर्णों की संख्या तो सभी में कितनी आ रही है, 11-11 आ रही है। और हम जानते हैं कि इंद्र वज्रा छंद में कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। तो अब आपको बताना है गण, क्योंकि अंत में जब छंद पहचान हो गए, 11 वर्णों वाले उदाहरण आ गए, तो फिर गण का आधार लोगे और गण के आधार पर छंद पहचानना है। तो वैसे अगर किसी ने शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो देखा था तो वो निश्चित रूप से बता सकता है कि आंसर क्या होगा। आंसर दो 21वें का अवशब्द, क्वेश्चन नंबर 21 लिखो और आंसर दो। बाकी जिसने ध्यान से देखा ऑप्शंस को वो निश्चित रूप से ज्यादा दिमाग लगाए बिना आंसर दे देगा, क्योंकि आंसर जो है वो क्या है, सॉरी इंद्र वज्रा है तो तगण से होगा। इंद्र वज्रा है तो निश्चित रूप से तगण से होगा। मैंने मार्क किया था उपेंद्र वज्रा का, ध्यान रखते हुए, मुझसे चूक होगी तुम मत करना रे, ठीक है। इसको क्या पढ़ो, उपेंद्र वज्रा। अब क्या करते हैं, लक्षण ले लो। लक्षण क्या होता है, शादेंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, शादेंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, यानी जहां क्रमशः तौ दो तगण, तो देखिए दो तगण लगातार कहां रहे, ये रहे, फिर उसके बाद में ज जगण और अंत में दो गुरु वर्ण यानी गुरु गुरु। तो आंसर हो जाएगा क्या, ब। आंसर क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा, क्योंकि इंद्र वज्रा छंद में क्रम से गण होते हैं तगण तगण जगण गुरु और गुरु। इसलिए बेहतर विकल्प ये होता है, क्या करो, ऑप्शन पे जाने से पहले लक्षण लिख डालो, ठीक है, फिर गलती नहीं होगी। हाँ अगर यहां उपेंद्र वज्रा पूछा होता तो निश्चित रूप से उपेंद्र वज्रा का पहला जो गण होता है वो जगण होता है, हम बड़े आराम से पहचान सकते थे। 22वां वंशस्थ छंद में क्रमशः, वंशस्थ छंद से क्रमशः गणा भवंती, वंशस्थ छंद में कौन से गण होते हैं, लक्षण याद करो। जिसको लक्षण याद है वो जल्दी से बता देगा। बताओ भैया 22वें का आंसर क्या होगा, जगण तगण रगण जगण, जगण तगण जगण रगण, भगण जगण जगण नगण, तगण जगण तगण सगण। सभी में वर्णों की संख्या कितनी आ रही है, 12-12 आ रही है। तो यानी वंशस्थ छंद में भी वर्ण कितने होते हैं भैया, वंशस्थ छंद में भी 12 ही वर्ण होते हैं। अब क्या करें, तरीका सिंपल है, क्या करना है भैया, लक्षण लिख लो और नहीं तो फिर याद करो, जतो तु वंशस्थम उदीरतम जरौ, जतौ तु वंशस्थम उदीरतौ जरौ। अर्थात हम कह सकते हैं जगण तगण जगण और रगण के साथ जब वर्ण कितने हो, 12 हो, तो वो वंशस्थ होता है। तो देखिए कहां है, जगण तगण जगण रगण। तो मित्रों जगण तगण जगण और रगण का ऑप्शन है ब। आंसर क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा, जगण तगण जगण और रगण। आंसर हो जाएगा आपका क्या, ब, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। 23वां प्रश्न, और 23वां प्रश्न क्या है, मालनी छंद सी क्रम से गणा भवंती, मालनी छंद में क्रम से गण होते हैं। याद है ना, मालनी छंद में गण वर्णों की संख्या क्या होती है, 15 वर्ण होते हैं मालनी छंद में।
और शुरुआत के जो 5 अक्षर हैं ना मालिनी के, वो गण वाले ही हैं। तो इनमें से बताओ जल्दी से अ ब स द दे करके क्वेश्चन नंबर 23 लिखो और आंसर दो अ ब स द, तभी आपका उद्धार होने वाला है। और तब तक मैं आपको बता देता हूं न न म य य युतेयम मालिनी भोगी लोकई, ननमय युतेयम मालिनी भोगी लोकई, अर्थात नगण नगण मगण यगण यगण, कहां नगण नगण मगण यगण और यगण, आंसर हो गया आपका स, क्योंकि स आंसर में किसके गण दिए हुए हैं, स विकल्प में मालिनी छंद के गण दिए हुए हैं। और मालिनी छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है, जिसमें क्रमशः 2 नगण होते हैं, फिर मगण, उसके बाद में 2 यगण होते हैं। ननमय युतेयम मालिनी भोगी लोकई, अभी अभी लक्षण लिखा था मैंने आपको पहले प्रश्न में। 24वां प्रश्न, बसंत तिल का छंद में कौन से गण होते हैं। अब तो आदत आ गई होगी ना, बताओ तो 24वें में अ ब स द, आंसर दो जल्दी से भैया। अ होगा, ब होगा, स होगा या द होगा, आंसर नहीं दोगे तब तक आगे नहीं बढ़ रहा। लिखो कमेंट में आंसर क्या है। उक्ता वसंत तिल का तब जा जगौग, अगर किसी को याद है तो, यानी कि तगण भगण जगण जगण और अंत में 2 गुरुवर्ण, ये वसंत तिल का होता है। देखो कहां है, ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, तब जा जगोगे। ऐसे एक जैसे को देख के घबरा मत जाना कहीं, अरे सर सारे एक जैसे दिखते हैं, दगड़ मगड़ जगड़ बोलते हैं ना, तो हमारा तो सर चकरा जाता है। अरे भैया जब एग्जाम में सही हो जाएगा ना, तो सारे सर का चकराना बंद होने वाला है, बहुत आनंद करने वाले हो, क्योंकि आपके सही आंसर्स आपको सिलेक्शन की दिशा में ले जाएंगे, निश्चित मान लेना। तो यही चीजें आपको बड़ा आनंद देने वाली है, डरना नहीं है। उक्ता बसंत तिल का तबजा जगोड़ जगोगे, यानी तगड़ भगण जगड़ जगण और अंत में 2 गुरु वर्णों के साथ जो छंद बनता है वो कौन सा बनता है भैया, वसंत तिल का छंद बनता है। रथोद्दता छंदसी गणा भवंती, रथोद्दता छंद में कौन से गण होते हैं। अब देखो मैंने आपको वर्ण वाले क्वेश्चन ले आया, मैं आपको यति वाले क्वेश्चन ले आया, मैं आपको गण वाले क्वेश्चन ले आया। अब तो तैयार हो जाओ, और शॉर्ट ट्रिक बता दी। 4 तरीके के प्रश्न बनते हैं, या तो यति पूछता है, या गण पूछता है, या वर्ण पूछता है, या फिर पूछता है श्लोक में कौन सा छंद है। तो चारों तरीके के प्रश्न आ गए। अब तो आप गलती मत करो, तो जल्दी से बताओ 25वें क्वेश्चन का आंसर। रथोद्दता छंद में क्रम से गण कौन कौन से होते हैं। अब सौदा आपके सामने है, जिसको पता है कि रथोद्दता छंद में वर्णों की संख्या होती है 11, वो जल्दी से पहचान पाएगा। लक्षण याद है ना, रात परैर नर लगई रथोद्दता, सर लिख दो ना। रात परैर नर लगई रथोद्दता, ये रहे गण। रगण नगण रगण लघु और गुरु, ये होते हैं। तो छंद कौन सा होता है, रथोद्दता होता है। तो देखो रगण नगण रगण लघु और गुरु, पहले विकल्प में आपको आपका आंसर मिल चुका है। रात परैर नर लगई रथोद्दता, यानी कि रगण नगण रगण लघु और गुरु के साथ में जो छंद बनता है वो कौन सा बनता है, रथोद्दता छंद बनता है। कौन सा बनता है भैया, रथोद्दता छंद बनता है मित्रों। चलिए 26वां प्रश्न, अधोदत्तेषु सप्तदश वर्णात्मकम छंदो अस्ति, निम्न में से 17 वर्णों वाला छंद कौन सा है। यानी कौन सा छंद ऐसा होता है मित्रों, जल्दी से बता दो, जिसमें वर्णों की संख्या 17 होती है। यहां पूछा गया है छंद अस्ति, अस्ति का मतलब आपको नहीं है नहीं बताना है बताना है। क्या बताना है। उपेंद्र वज्राय मालिनी मंदाक्रांता है शार्दुल विक्रीड़ित में कौन सा छंद है जिसमें वर्णों की संख्या सप्तदश,
अरे भैया संख्या में काम आएगा, ध्यान रखना। 17, सप्तदश यानी 17। तो बताइए जल्दी से। उपेंद्र वज्रा 11 होते हैं भैया, मालिनी में 15 होते हैं भैया, शार्दूल विक्रीड़ितम में 19 होते हैं और मंदाक्रांता में होते हैं 17। आपसे पूछा है 17 वर्णों वाला छंद कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा भैया स। आंसर क्या रहेगा? स रहेगा, जहां वर्णों की संख्या मंदाक्रांता में कितनी होती है? 17। इसके साथ साथ 17 वर्णों वाले दो छंद और आपके पास हैं। कौन सा? शिखरणी, इसमें भी 17 होते हैं, और हरिणी, इसमें भी कितने होते हैं? 17। इन दोनों में भी वर्णों की संख्या जो है वो कितनी? 17 ही होती है। 3 छंद होते हैं 17 वर्णों वाले। 27वां, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। यह कौन से छंद का लक्षण है? इससे सरल प्रश्न हो सकता है कि सब लक्षण ही लिख दिया। छंद का नाम देकर के हमसे लक्षण पूछते तब तो हमें फिर भी परेशानी हो सकती थी, लेकिन आपने तो सीधा लक्षण ही लिख दिया, और लक्षण लिख दिया तो अब हम गलती करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। जल्दी से आंसर दे दो भैया कि छंद कौन सा होगा। 11 वर्णों वाला, 8 वर्णों वाला छंद कौन सा होता है? बताओ ऑप्शन। उपजाति होता है, इंद्रवज्रा होता है, आर्या होता है या अनुष्टुप होता है? उपजाति होता है, इंद्रवज्रा होता है, आर्या होता है या अनुष्टुप होता है? उपजाति में वर्णों की संख्या होती है 11, इंद्रवज्रा में भी 11 होती है, आर्या मात्रिक छंद है, वर्णों का काम ही नहीं है, और अनुष्टुप में वर्णों की संख्या रहती है 8। तो मित्रों ये जो लक्षण है वो कौन से छंद का है? ये लक्षण अनुष्टुप छंद का है। इसमें छठवां वर्ण गुरु होता है, सभी जगह पांचवा वर्ण जो होता है वो लघु होता है। द्विचतुष्पादयो सप्तमम ह्रस्वम, दूसरे और चौथे चरण में सातवां वर्ण ह्रस्व होता है, और अन्य यानी पहले और तीसरे में जो सातवां वर्ण है वो कैसा होता है? दीर्घ होता है। तो लक्षण भी याद कर लेना, और फिर भी सामान्य रूप में आपको ध्यान होना चाहिए कि 8 वर्णों वाला अकेला छंद अनुष्टुप है। और लक्षण किसका था ये देखो, वर्ण गिन के बता देता हूं आपको, आप आराम से पहचान पाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आप कहोगे साहब पंक्ति में तो 16 वर्ण हो गए। तो मित्रों मैं आपको बता चुका हूं कि एक पूर्ण विराम का मतलब होता है 2 चरण पूरे हो जाना। तो यहां 16 वर्ण जो हो रहे हैं वो 2 पाद में हो रहे हैं। तो इसका मतलब एक पाद में इसका आधा कर लेते हैं, तो एक पाद में चरण वर्णों की संख्या रहेगी 8, और दूसरे में भी है 8, और जब 8 वर्ण हो तो छंद कौन सा रहता है? अनुष्टुप रहता है। कौन सा रहता है? अनुष्टुप। मृवनैर यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता कीर्तितेयम। रिक्त स्थान के लिए समीचीन पद है, बताओ। जिसको लक्षण याद है वो तो निश्चित बता देगा भैया। शिखरणीय, स्रग्धरा आएगा, मंदाक्रांत आएगा या हरणी आएगा। ये एक छंद का लक्षण है, और उस छंद के लक्षण में से जो छंद का नाम है उसे हटा दिया गया, बाकी चीजें हैं। तो जिसको ये पता है कि ये लक्षण कौन से छंद का है वो तो ऑप्शन बता देगा। तो आपको पता है ना, बताओ जल्दी से। 28वें क्वेश्चन डाल करके आंसर लिखो। अब शौद शिखरणीय, स्रग्धरा है, मंदाक्रांता है या फिर हरणी है, इनमें से कौन सा छंद है? जल्दी से बता दीजिए, बताइए। मृवनैर अभी अभी लिखा था मैंने, त्रिमुनि यतियुता। अरे भैया जहां 3 मुनि, कितने मुनि? 3 मुनि पर यति होती है। 3 मुनि यानी 7 7 7 पर यति होती है, और 7 7 पर यति होगी तो वर्ण हो गए कितने? 21। और 21 वर्णों वाला अकेला छंद है कौन सा? स्रग्धरा। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए क्या हो जाएगा? त्रिमुनि यतियुता स्रग्धरा कीर्ति तेयम। 7 7 पर यति हो तो छंद कौन सा होता है? स्रग्धरा होता है। सही आंसर देने वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 29 का तड़का में सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 29वां प्रश्न आपके सामने है। रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लागे शिखरणी। मैंने ही बता दिया, रिक्त स्थान की पूर्ति कर दो, क्योंकि लक्षण जब जुबान पे होता है ना तो अपने आप अगला शब्द आता है। बच्चे के सामने टीवी का एडवर्टाइज कोई बोल के देखना, अगला शब्द वो अपने आप ही कह देगा। अगला शब्द वो अपने आप ही कह देगा। एल्पेनलीबे याद है ना, एक टॉफी आती थी एल्पेनलीबे, जी ललचाए, आगे वाला पता है ना? तो वही सेम यहां चलता है।
तो रसई रुद्र छिन्ना यमन सब लागत शिखरणी, टॉफी के नाम से मुंह में पानी आ गया होगा आप लोगों के, आज भी आती है, लिख लेना, जाके खरीद लेना, खा लेना, पर सही आंसर देने के बाद। और जो सही आंसर देगा उसको तो मैं भी खिला सकता हूं। रसई रुद्र छिन्ना यमन सब लागे शिखरणी, आंसर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स, क्योंकि शिखरणी छंद का लक्षण है। किसका छंद? शिखरणी छंद। और शिखरणी में याद है ना वर्णों की संख्या कितनी होती है? 17 होती है। ठीक है, अंतिम प्रश्न। तो मित्रों एल्पेनलीबे वही खाएगा जिसके 30 का तड़का में 30 के 30 सही है, जिसने पूरा तड़का लगाया है। वो जिसके तड़के में थोड़ी सी भी कमी रहेगी ना, जिसका तड़का ठीक ना लगा, उसकी देखो दाल स्वाद नहीं लगनी है, सब्जी स्वाद नहीं लगनी है, तो फिर आपको क्या आनंद आएगा? 30 में से 29 सही हुए, 28 सही हुए, इसका मतलब एक की कमियां करेगी। जिसने 30 के 30 सही किए वो वास्तव में एल्पेनलीबे खाने का हकदार है मेरी तरफ से। जतो तु वंशस्थु मुदीरतम जरौ रभौ रजौ तमौ, शानदार क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन लेकिन शानदार क्वेश्चन। तो बताओ मित्रों, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए अव सद में से कौन सा ऑप्शन आएगा? फटाफट से लिखो, क्वेश्चन नंबर 30 डालो और ऑप्शन लिख दो अब सद, तभी मजा आने वाला है। तो जतो तु वंशस्थम उदीरतम, अ जरौ ब रभौ स रजौ और द तमौ। जिसको पता है कि वंशज छंद में कौन कौन से गण होते हैं वो तो भर देगा, जिसको लक्षण याद है वो भी पूर्ति कर देगा। तो आपको तो दोनों ही याद है, लक्षण भी याद है और पता भी है कि जतौ तु वंशस्थम उदीरतम जरौ, यानी जिस छंद में जगण तगण जगण और रगण के साथ में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हो? 12 वर्ण हो, वो वंशज छंद होता है। और आपका आंसर हो गया जरौ। आंसर क्या हो गया? जरौ। ये था मित्रों आज का 30 का तड़का। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। हर तरीके के छंद से रिलेटेड जितने तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं मैं ला चुका हूं दोनों टेस्ट में। ठीक है, अभ्यास करते रहना। फिर दोहरा रहा हूं, दूसरा पहला टेस्ट, ये दूसरा टेस्ट था, पहला टेस्ट जो लिया गया था उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और विस्तार से पढ़ना है, खूब अभ्यास करना है तो फिर कहां जाना है? संस्कृत सानिध्यम पुस्तक खरीदो। एक एक चीज को क्लियरली बिल्कुल साफ सुथरा समझाया गया है, जहां आपको पढ़ते समय एहसास होगा कि आप किताब नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक शिक्षक से पढ़ रहे हैं उसकी क्लास में। तो अगली क्लास में 30 का तड़का लेकर के फिर आपसे मिलूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा की तरह अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।